ईरान के लिए मैदान में उतरा दोस्त किम जोंग उन। अमेरिका और इसराइल को दी खुली धमकी। मिडिल ईस्ट में बदल रही है ताकतों की चौकड़ी। तो क्या अब मिडिल ईस्ट में नया खेल शुरू होने वाला है और क्या इस खेल में अब नॉर्थ कोरिया भी ऑफिशियली कूद चुका है? जी हां, अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान बनाम इसराइल की नहीं रही। अब मैदान में उतर आया है किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया और इसका बाकायदा ऐलान भी हो गया है। और इस ऐलान से अमेरिका और इसराइल की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहली बार नॉर्थ कोरिया ने मिडिल ईस्ट में एक्शन की वार्निंग दी है। आजाद बोल इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज है 11 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दोस्तों, तेहरान में बैठने वाले नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर ने किम जोंग उन की तरफ से धमाकेदार ऐलान करते हुए ये कहा है कि अगर इसराइल या अमेरिका ने ईरान के साथ जारी सीजफायर तोड़ा तो हम ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये दावा सिर्फ किसी सोशल मीडिया चैनल का नहीं, ये ईरान की वाना न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है जो 10 जुलाई को शाया हुई है। और इस बयान में नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर हान रेयोंग इल ने इसराइल अमेरिका के खिलाफ अपना स्टांस खुलकर रख दिया है, बता दिया है कि हम क्या करेंगे। इस बयान में ज़ायनी एग्रेशन के खिलाफ यानी इसराइली हमलों के खिलाफ साफ साफ अल्फाज में नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर ने कहा कि वेस्ट यानी मगरबी मुल्कों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये हमेशा आज़ाद मशरकी मुल्कों की खुद मुख्तारी को तोड़ने के लिए साजिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ कोरिया पहले दिन से ईरान के साथ है और अगर ये जारी सीजफायर टूटा तो हम हर मोर्चे पर ईरान का साथ देंगे। अब दोस्तों, हर मोर्चे से ही क्लियर है कि अगर जंग का दरवाज़ा खुलता है तो नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम भी ईरान को उस जंग में सपोर्ट देंगे। यानी इसराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डे नॉर्थ कोरिया का निशाना बन सकते हैं। इसराइल का तो हर ठिकाना बन ही सकता है। यानी नॉर्थ कोरिया से मिसाइलें उड़ेंगी, मिडिल ईस्ट में टारगेट होगा इसराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस। ये अपने आप में एक बड़ी सीरियस वार्निंग है और इसके बाद कुछ इक्वेशंस चेंज हो सकते हैं। अब इस ऐलान के बाद मेरे जहन में एक जर्नलिस्ट के तौर पर कई सवाल घूम रहे हैं। सवाल सामने रखूं उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो में एक और दिलचस्प खबर आगे मौजूद है, जिसमें ईरान की मचाई तबाही से आप एक इसराइल के कबाड़ी बनने और फिर करोड़पति बनने की कहानी सुनेंगे। यानी उसे लगता है कि ईरान ने जो तबाही मचाई, कम मचाई और ज़्यादा मचा देते तो मज़ा और आता। तो पिछली खबर पर आ जाते हैं वापस और सवाल पूछ रहे थे, सवाल करते हैं, क्या ये सब कुछ चीन और रूस की प्लानिंग है? क्या नॉर्थ कोरिया ने चीन और रूस के कहने पर इसराइल और अमेरिका को धमकी दी है? क्या ये महज इत्तेफाक नहीं है कि कल ही मलेशिया में चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई थी? इस बाबत हमने आपको रात के प्रोग्राम दुनिया भर की खबरों में खबर सुनाई थी। उस मुलाकात में ये डिसाइड हुआ था कि मिडिल ईस्ट में अब अमन के लिए चाइना और रशिया एक्टिवली हिस्सा लेंगे। यूँ समझिए कि मुदाखलत करेंगे। मतलब इन दोनों ने अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के असरो रसूख को चैलेंज करने की कमर कस ली है। और फिर उसी शाम जब ये बयान दिया गया, उसी शाम यानी कल 10 जुलाई को नॉर्थ कोरिया का ईरान के हक में धमाकेदार बयान का आ जाना, क्या ये सिग्नल नहीं है कि कड़ियाँ जोड़िए, क्या ये सिग्नल नहीं है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान एक न्यू ईस्ट ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं? न्यू ईस्ट ब्लॉक मतलब यूं कह लीजिए कि वेस्ट के नाटो के खिलाफ पाटो बनाया जा रहा है। ये फेवरेट है मेरा, पाटो। और पाटो नाटो के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, क्योंकि ये तीनों मुल्क ईरान को कमज़ोर नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये कभी भी मिडिल ईस्ट में अपना भूकाल कायम नहीं कर पाएंगे। इन्हें ईरान जैसे उस साथी की ज़रूरत है जो अमेरिका के अड्डों पर भी मिसाइल दागने की हिम्मत रखता हो और अमेरिका की चिंटू यानी कि इसराइल को भी धुआं धुआं कर देने की ताकत दिखा सकता हो, जो पिछले महीने दिखाई भी है अपनी मिसाइलों से। असल में मिडिल ईस्ट में बहुत पैसा है। इन तीनों ममालिक की आप गरज को भी समझिए। बहुत पैसा है मिडिल ईस्ट में, और चाइना हो या रशिया और नॉर्थ कोरिया, पैसा सभी को चाहिए।
और इसीलिए ये सब मिडिल ईस्ट जैसे बाजार को, जो आने वाले वक्त में एक और बड़ा बाजार बनने जा रहा है, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए ये अब मिडिल ईस्ट में कुछ दूसरे तरीके से घुस रहे हैं। फाइनल नोट की बात, आखिरी बात मैं कर लेता हूं आपसे इस स्टोरी पर। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान नहीं दिया, उसने इसको एक मिलिट्री एश्योरेंस में तब्दील कर दिया है, एक गारंटी दे दी है। यानी अब अगर इसराइल ने या फिर अमेरिका ने दोबारा ईरान को छेड़ा, कोई हमला किया, तो सिर्फ तेहरान नहीं, नॉर्थ कोरिया से भी जवाब आएगा। और ये कितनी हैवी मिसाइल्स के साथ आएगा, इसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। यूं समझ लीजिए कि नेतन्याहू की जंग की सनक को दूर करने के लिए अब उससे भी बड़ा वाला बंदा उसके सामने आ गया है। अब सवाल आप व्यूअर्स से है, क्या आप मानते हैं कि मिडिल ईस्ट की सियासत 180 डिग्री के एंगल पर पलटने वाली है? और क्या अमेरिका की मोनोपोली अब ख़त्म होने वाली है? जो भूकाल है, जो दबदबा है, वो ख़त्म होने जा रहा है? जी हुजूर ये कहना बंद होने जा रहा है? कमेंट में लिखिए ईस्ट ब्लॉक राइजिंग, अगर आप इस नए ताज़ा मोर्चे को सपोर्ट करते हैं तो। और हाँ, मेरा सवाल है, मेरे सवाल का सही और सबसे पहले डिटेल में जवाब देने वाले व्यूअर से मैं खुद वीडियो कॉल पर बात करूंगा, अगर उनके पास वक्त हो और अगर उनका दिल हो मुझ जैसे अदना से आदमी से बात करने का। उस व्यूअर के कमेंट को, जो सबसे सही कमेंट करेंगे सबसे पहले, उसके कमेंट को मैं इस वीडियो में पिन करके सबसे ऊपर रख दूंगा। बस उन्हीं को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे ईमेल पर अपना मैसेज, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम छोड़ना है और मैं ख़ुद उन्हें कॉल कर लूँगा। बाकी लोग ना करें, मेल मैं कंसिडर नहीं कर सकता उनका। जिनका पिन होगा कमेंट, उन्हीं को। अब इस तरह क्या होगा, आपकी पढ़ने लिखने और रिसर्च की आदत भी पड़ जाएगी और ध्यान से वीडियो देखने और सुनने की भी। वापस एक दिलचस्प खबर पर आते हैं, ज़रा सुनिएगा ध्यान से। और वो लोग जो बेरोज़गार हैं वो सुन लीजिएगा, वो मत सुनिएगा जो पंक्चर बनाते हैं, वो तो कुछ भी कर लेते हैं। ईरानी हमले से पैदा हुए मलबे से कमाई का ऐसा रास्ता बना कि इसराइल के याफा शहर का एक बाशिंदा पहले एल्युमिनियम वाला कबाड़ी बन गया और देखते ही देखते वो मालामाल हो गया। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। द जेरूसलम पोस्ट में 11 जुलाई को छपी खबर के मुताबिक, जहां एक तरफ ईरानी मिसाइल हमले में तबाह हुए घरों के लोग अब तक अपने घरों और अपने ठिकानों पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसराइल की याफा का एक बाशिंदा इस तबाही को कमाई का जरिया बना चुका है। टेल अवीव, बेत याम और रिशोन लेजियोन की वो गलियां जहां इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं ईरानी मिसाइलों से, वहीं एस नाम का ये शख्स, इसका नाम सीक्रेट रखा गया, एस नाम का ये शख्स रोज़ एल्युमिनियम की चीज़ें बटोरता है। रोज़ वहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ, फ्रेम, ये सब कुछ वो तबाह हो चुके इलाकों से उठाता है और फिर उन्हें बेचकर रोज़ाना हज़ारों शेकल कमा लेता है। शेकल इसराइल की करेंसी है। वो कहता है एस कि मैं नारंगी जैकेट पहन के मज़दूर बन जाता हूँ। कोई मलाल नहीं होता, नारंगी वाले मज़दूर हो जाते हैं कभी कभी। वो कहता है अच्छा दिन हो तो 2000 शेकल कमा लेता हूँ और ख़राब हो दिन तो 500 शेकल तो मिल ही जाते हैं। ऐसा दावा है कि ज़मीन पर पैसा बिखरा पड़ा है एल्युमिनियम की शक्ल में। वो एल्युमिनियम 4.5 शेकल पर किलो के हिसाब से बेचता है और मौके पर ही खरा पैसा ले लेता है। ये रिपोर्ट करिए, 2000 शेकल का मतलब आप समझ लीजिए इंडियन करेंसी में रोज़ के 51,000 कुछ रुपए से ज़्यादा की कमाई। लखपति तो ऐसे ही हो जाएगा 2 दिन में। कानूनी सवालों पर क्या कहता है एस कहता है अगर मुझे पता होता है कि किसका कबाड़ है तो पूछ लेता हूँ, भैया उठा लूँ, और अगर कोई मना कर देता नहीं यहाँ से निकलो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर ना पता हो, कोई आदम ना आदमजात कहीं दूर दूर दिखे और कोई ना एड्रेस लिखा हो, ना किराएदार हो, तो फिर मैं कबाड़ उठा लेता हूँ ये सोच के ये तो अपनी मिल्कियत है, बपौती है। वो ये भी मानता है कि ये काम सिर्फ वो ही नहीं कर रहा। यानी ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में कई लोगों को कारोबार से लगा दिया है, सेट कर दिया है। एस शिकायत भी करता है कि कुछ कंजूसी करने वाले इसराइली खुद ही कबाड़ बटोर लेते हैं और बेच देते हैं, बजाय इसके कि वो मुझे दे दें। वो खुद ये धंधे में लग गए। दोस्तों, इसराइल भले ही जख्मों को भरने में लगा हो, लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं। मलबा अब उनके लिए मुनाफा बन चुका है। मुझे इस कहानी पर हंसी आ रही थी, लेकिन जो तबाही हुई उस पर, तबाही पे तो गिद्ध हंसते, मैं नहीं हंसता।
हो सकता है मेरी रिपोर्ट देखने के बाद हमारे यहाँ नाले की गैस पर पकौड़े तलने वाले कुछ मासूम क्रांतिवीर भी अब इसराइल के कबाड़ में अपनी तकदीर को संवारने का मौका ढूंढने की कोशिश करते हुए उधर जा निकलें, चले जाएं। किसी महापुरुष ने वैसे भी कहा है कि कोई काम छोटा नहीं होता जी। वैसे भी अमृत काल में असली आज़ादी के गवाह रहे हमारे भारत के बहुत से नौजवान, बहुत से क्रांतिवीर इसराइल में पहले से ही मजदूरी कर रहे हैं अमृत काल में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।